Thank you for joining us on WMBD News at 10. I'm Andrew Harvey. And I'm Treasure Roberts. Matt Sheehan has the night off. अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप YouTube चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब का स्टेटमेंट है वो मैं आपके सामने रखता हूँ, क्योंकि रोला पाकिस्तान में ऐसे बना दिया गया कि जैसे इमरान खान साहब रोज़ाना फ़ोन करते हैं डोनाल्ड ट्रंप को और उन्हें कहते हैं कि जल्दी से हुकूमत में आ जाओ, और इमरान खान साहब ही डोनाल्ड ट्रंप को शायद हुकूमत में लेकर आए हैं और उसके ज़रिए से वो बाहर आने का चक्कर चला रहे हैं। ऐसा है नहीं। पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने अपनी लड़ाई खुद लड़ी है, बड़े शानदार तरीके से लड़ी है, जबकि पब्लिक ने उनका बहुत सपोर्ट किया है। इससे पहले नवाज शरीफ साहब ने जब एस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई लड़ी तो पब्लिक की सपोर्ट उनके साथ नहीं थी, क्योंकि लोगों को ये लगता था कि मियाँ साहब की जो लड़ाई है वो उनके अपने ज़ाती इक़्तिदार के लिए है, और बाद में ये साबित भी हुआ। लेकिन इमरान खान के साथ लोगों ने लाजवाल किस्म की एक तारीख रकम की है, मुज़ाहमत की। अभी इमरान खान साहब का जो स्टेटमेंट है वो बड़ा क्लियर है। उनकी बहन ने वो स्टेटमेंट बाहर निकल कर दिया जेल में जब मुलाकात की। उन्होंने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट या किसी मुल्क के कहने पर डील नहीं करूँगा। अडियाला जेल के बाहर अलीमा खान साहिबा ने बताया कि इमरान खान ने कहा कि अदलिया का मजाक बना दिया गया है, मैं हर केस लड़ूंगा, जब केसेस लड़ रहा हूं तो मुझे डील करने की ज़रूरत क्या है। 2.5 साल से मैं केसेस लड़ रहा हूं, मेरे केसेस जो है वो मनतकी अंजाम तक पहुंच गए हैं, तो अब मैं एस्टेब्लिशमेंट के कहने पर या किसी और मुल्क के कहने पर डील क्यों करूं, मैं डील नहीं करूंगा। अलीमा खान के मुताबिक इमरान खान का कहना है कि 9 मई उन्होंने किया जिन्होंने CCTV फुटेजेस चुराई हैं। 9 मई की साजिश पहले से तैयार की गई थी। जिन लोगों ने 9 मई के बाद पार्टी को छोड़ा उनके केसेस माफ कर दिए गए। ये 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जिन पे इमरान खान साहब बात करते हैं बार बार। नंबर 1 वो कहते हैं CCTV फुटेज किधर गई, लाए ना सारी फुटेज दिखाएं 9 मई की, कि कौन क्या कर रहा था, किस तरह से हो रहा था, कौन लीड कर रहा था, कौन लोग रिस्पॉन्सिबल हैं और कौन लोग जिम्मेदार नहीं हैं। ये वो फुटेज इमरान खान साहब बार बार मांगते हैं, लेकिन वो मिलती नहीं है। अब आप ये देख लीजिएगा, मैं आपको पहले दिन से कह रहा हूं कि 26 नवंबर की CCTV फुटेज इस्लामाबाद की बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक वक्त आएगा कि पता चलेगा कि वो फुटेज नहीं है और इसको अनाउंस कर दिया जाएगा, एक वक्त आएगा। अच्छा, इमरान खान साहब ने कहा जिन लोगों ने, दूसरा जो इंपॉर्टेंट नुकता है वो बहुत बड़ा, बहुत डिस्कस हुआ पाकिस्तान में, जिन लोगों ने पार्टी छोड़ दी वो कैसे हो सकता है कि वो बेगुनाह हो गए। यानी एक आदमी ने एक जुर्म किया है, भाई उसको जुर्म की सजा तो होनी है ना। अब जुर्म होने के बाद वो ये कहता है जी कि मैं आइंदा नहीं करूंगा, ठीक है, जो जुर्म आपने किया उसकी आप सजा काटे। जब जुर्म कर दिया वो ये कहेगा, ऐसा मुमकिन नहीं है ना। आप कुछ सहाफी है वो टीवी पे बैठ के कह रहे हैं जनाब वो तो आर्मी चीफ की सवाबदीद है कि वो माफ कर दें, क्यों भाई? ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो आर्मी चीफ का और जाती मामला तो नहीं था उस आदमी का, कि आर्मी चीफ का उसने कर्जा देना था तो आर्मी चीफ ने कहा जी मैंने माफ कर दिया, तो ऐसे तो नहीं हो सकता। ये तो जो बयानिया बनाया गया, बयानिया तो ये कहता है कि अंदलीप अब्बास ने और मुराद रास ने और फरूख हबीब ने और बाकी बहुत सारे लोगों ने, इन्होंने रियासती इदारों के ऊपर हमला किया है, पाकिस्तान की दिफाई तनसीबात को नुकसान पहुंचाया है, यही बयानिया बनाया जाता है ना। तो भाई जब इन्होंने ये किया है तो आर्मी चीफ को और इनका जाती मामला तो नहीं है कि आर्मी चीफ माफ कर देंगे। भाई कानून के मुताबिक कार्रवाई तो होगी, केस तो चलेगा, फैसला तो आएगा, लेकिन उनमें से कुछ भी नहीं हुआ। ये लोग ऐਵੇਂ इधर उधर की बातें करते हैं। मामला यह था कि एक पॉलिटिकल पार्टी को दबाना था, उस पॉलिटिकल पार्टी को सियासी तौर पर नुकसान पहुंचाना था, और उसके लिए 9 मई को बतौर वेपन इस्तेमाल कर दिया गया। 9 मई के जो असल मुल्जिमान हैं वो किधर हैं? उनको सजाएं होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए? जो गलत हुआ वो गलत हुआ, लेकिन जो गलत नहीं हुआ उसको तो आप गलत नहीं कह सकते। मिसाल के तौर पे 9 मई के ऊपर अगर एक जुडिशियल इंक्वायरी होती है तो पता चल जाए जिम्मेदारान कौन है, उनको सजा मिल जाए या अदालतों से सजाएं मिल जाए। अब जो बंदा कहेगा मैं पीटीआई के साथ हूं वो 9 मई की सजा काटेगा, और जो बंदा कहेगा मैं पीटीआई के साथ नहीं हूं वो 9 मई की सजा नहीं काटेगा। तो इसका मतलब है ये तो सियासी मामला है सारा। अगर ये सियासी ना होता, कानून का और इंसाफ का मामला होता, तो फिर तो सबको सजा मिलती। तो पीटीआई के साथ वाबस्तगी होना या ना होना 9 मई में सजा देने या ना देने का तयन करता है। यह नाइंसाफी है जिसके ऊपर इमरान खान साहब बार बार जिक्र करते हैं। फिर इमरान खान साहब ने कहा कि 26 नवंबर को लातादाद लोग मिसिंग हैं, लाल मस्जिद की तरह लाशें दफनाई गई हैं। आप मुल्क की सरहदों की फिक्र करें। 2 मुतालबात हैं, 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशियल कमीशन बनाए जाएं और बेगुनाह कैदियों को रिहा किया जाए। ये 2 मुतालबात हैं। इमरान खान की हमशीरा ने मजीद कहा कि इमरान खान ने कहा कि वो बनी गाला हाउस में अरेस्ट पर नहीं जाएंगे। तोशाखाना 2 केस भी तोशाखाना के पहले केस जैसा ही है। अलकादर यूनिवर्सिटी केस में 6 तारीख को इमरान खान को सजा सुनानी है, यानी उन्हें पहले से पता है कि अदालत ने 6 तारीख को सजा ही सुनानी है। फैसला जो महफूज किया हुआ उसमें इमरान खान साहब बाइज्जत बरी होने नहीं जा रहे। 6 तारीख को अलकादर यूनिवर्सिटी वाले केस में
इमरान खान साहब को सजा सुनाई जाएगी, इतना कंफर्म है उनकी फैमिली भी। अलकादर केस और तोशा खाना 2 आला अदालतों में खत्म हो जाएंगे। और इमरान खान साहब ने कहा जी मैंने तो अपने सारे केसेस लड़ लिए, मेरे मैक्सिमम केसेस खत्म हो गए, 95% केसेस जीतने के बाद मैं डील क्यों करूं। इस मुल्क में डील को एक गाली समझा जाता है और जिसने डील किया उसने बाद में भुगता भी है। तो इमरान खान ने साफ कह दिया जी मैं डील नहीं करना, चाहे मुझे कोई भी कहेगा, मैं किसी किस्म की डील के लिए तैयार नहीं हूं। अच्छा, इस पे एक स्टेटमेंट आया और ये शेख वकास अकरम साहब ने दिया, और क्योंकि अभी बड़ा बयानिया बनाया जा रहा है और जमात इस्लामी को इस्तेमाल किया गया है। हाफिज़ नईमुर रहमान साहब इंतहाई मादरत के साथ वो एस्टेब्लिशमेंट के हाथों में इस्तेमाल हो गए और उन्होंने जेल में कैद एक कैदी से, जिसने पाकिस्तान की तारीख में सबसे खुलकर बतौर वज़ीर आज़म फ़लस्तीनियों का साथ दिया, जिसने इस्लामोफोबिया के खिलाफ आवाज़ उठाई, जिसने पूरी दुनिया में नामूसे रसालत के लिए आवाज़ उठाई, जिसने पाकिस्तान में वो तमाम इकदाम उठाए जिस पे जो एंटी इस्लाम कुव्वतें हैं उन्हें तकलीफ पहुंची, उस आदमी को चैलेंज कर रहे हैं हाफिज नईमुर रहमान साहब जमात इस्लामी के कि तू जेल में बैठ के मुझे ये साबित कर कि तेरा ईमान ठीक है। और जो लोग बाहर बैठे हुए हैं जिनको जाली हुकूमत के अंदर ला के बिठाया गया है, उनसे हाफिज नईमुर रहमान साहब सवाल करने की जरूरत नहीं कर रहे। ये बड़ी बारीक वारदात है। इस वक्त पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान के इदारे एक मिशन पर है कि किसी तरह से भी इमरान खान साहब से कुछ ऐसे मामलात करवाए जाएं और किए जाएं जिनके जरिए से एक नया बयानिया डेवलप किया जाए पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के बाहर और। लेकिन ये जो दौर है ना, ये सोशल मीडिया का दौर है, आप जो मर्जी कर लें आप पकड़े जाएंगे। तो बारीक वारदात के लिए हाफिज नईमुर रहमान साहब को इस्तेमाल किया गया। इमरान खान साहब का मौक़िफ़ बड़ा क्लियर है, वो ये कहते हैं सवाल ही पैदा नहीं होता मैं इसराइल को तस्लीम करूं, मैं अपने अल्लाह को भी जाके जवाब देना है। इमरान खान साहब ने खुद बताया कि मेरे ऊपर बहुत दबाव है लेकिन मैंने इसराइल को तस्लीम नहीं किया। हाफिज नईमुर रहमान क्यों नहीं नाम लेते जनरल बाजवा का, और ने क्यों नहीं कहते कि हलफ लेकर बताओ कि आप सहाफ़ियों के साथ क्या बातें करते थे। जनरल बाजवा ने क्यों नहीं पूछते, अभी जो मौजूदा आर्मी चीफ है या एस्टेब्लिशमेंट है या मौजूदा जो हुकूमत है, इनसे क्यों नहीं पूछते कि क्यों मारते हैं लोगों को जब वो लोग निकलते हैं इसराइल के खिलाफ एहतजाज करने के लिए या फ़लस्तीनियों के हक में एहतजाज करने के लिए। आपकी अपनी जमात के सेनेटर मुश्ताक अहमद के साथ क्या कुछ नहीं किया, उसके ऊपर तो आप नहीं बोले। बहरहाल वो एक बारीक वारदात थी लेकिन पकड़ी गई, और जब बारीक वारदात पकड़ी जाती है तो जिसकी पकड़ी जाती है वो बहुत बुरी तरह फंस जाता है। यहाँ पे शेख वकास अकरम साहब का स्टेटमेंट है और उन्होंने ये कहा कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अपने सियासी हरीफों की तरह डील के लिए कभी भी गैर मुल्की मुदाखलत पर इन्हिसार नहीं किया। आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि माजी में कैद से बचने और मुल्क छोड़ने के लिए इन्होंने मुआहदे किए हैं। और उन्होंने कहा वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल जरदारी की जानिब से लगाए गए इल्ज़ामात के जवाब में दोनों रहनुमा तवज्जो हासिल करना चाहते हैं और मीडिया कवरेज के लिए इमरान खान के खिलाफ बयानात दे रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ और है, इमरान खान साहब को जब नवाज शरीफ के बारे में पूछा गया ना, अभी वो तफसीली जो आएंगी खबरें मैं आपको अगले वीडियो में शेयर करूंगा कि जी वो ख्वाहिशात आ रही हैं जी कि आप नवाज शरीफ और जरदारी इकट्ठे बैठ जाएं, तो इमरान खान ने कहा नवाज शरीफ तो 12वां खिलाड़ी है, उसकी तो सियासत फारग हो गई है, वो अब आम फैसले कैसे कर सकता है। अब आप अंदाज़ा करें कि इमरान खान साहब का जेल में कॉन्फिडेंस कितना है। यहाँ लोगों ने नवाज शरीफ को महात्मा बनाया हुआ है। हालत नवाज शरीफ की ये है कि वो यास्मीन राशिद साहिबा से इलेक्शन हार गए, हालांकि उनको प्रोटोकॉल देकर पाकिस्तान में लाया गया, पाकिस्तान की सारी एस्टेब्लिशमेंट उनके साथ थी, सारे इदारों ने मिलकर उनको इलेक्शन जितवाने की कोशिश की, लेकिन नवाज शरीफ अपने दोनों हल्के हार गए और फिर उनको जाली पर्ची पकड़ा दी गई फॉर्म 47 की। जनाब ये आप एक कैंसर की पेशेंट जेल में कैद खातून से हमने आपको जबरदस्ती जितवा दिया है, ये तमगा लगा के सारी जिंदगी अब फिरते रहना। तो 12वां खिलाड़ी भी इमरान खान साहब ने जो है वो बड़ा रियायत कर दी मियां नवाज शरीफ साहब के साथ। वो तो टीम में ही सिलेक्ट नहीं हुए बेचारे, सिलेक्शन के अंदर ही फारिग कर दिया लोगों ने कि जनाब ये तो प्लेयर नहीं है, कबड्डी का प्लेयर है, इसको किधर क्रिकेट के अंदर आप लेकर आ रहे हैं। लिहाजा मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो तो काफ़ी हद तक फारिग है और इमरान खान साहब की जेल के अंदर से बैठ के स्टेटमेंट से आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि इमरान खान साहब मियां नवाज शरीफ साहब को अभी क्या समझते हैं। बहरहाल शेख वकास अकरम ने कहा कि ये इमरान खान साहब को कभी कहते हैं ये इसराइल का असासा है, यानी कभी ये कहते हैं कि ये यहूदी एजेंट है, कभी ये कहते हैं जी ये तालिबान का एजेंट है, यानी सारा जितना का जितना आलमी हालात है ना उनको सारों को गड़बड़ कर दिया, अजीबो गरीबी सूरत हाल पैदा कर दी है। यानी सेम टाइम में इमरान खान जो है वो बड़ा कट्टर मजहबी आदमी होता है और तालिबान का एजेंट होता है, सेम टाइम के अंदर जो है इमरान खान जो है वो मजहबी शिद्दत पसंद होता है
और सेम टाइम पे वो यहूदियों का एजेंट भी बन जाता है, और सेम टाइम में इमरान खान अमेरिका से ताल्लुकात भी खराब कर रहा होता है, और सेम टाइम में अमेरिका इमरान खान की मदद भी कर रहा होता है। यानी मेरी समझ से बाहर है कि इनकी अकल घास चढ़ने गई है। ये एक ब्रीफिंग में या एक मीटिंग में जाते हैं, एक गैदरिंग में जाते हैं, कोई और बात करते हैं, दूसरी में जाते हैं, कोई और बात करते हैं। असल में इमरान खान ने इनको ज़हनी मरीज बना दिया। ये ऑलमोस्ट पागल हो गए। इन्हें समझ नहीं आ रही कि एक आदमी इतनी मुजामत कैसे कर सकता है, इतना सख्त कैसे हो सकता है। हमारे सियासतदान तो बड़े नरम नरम लोग होते हैं, चार चपेड़ों में मान जाते हैं, थोड़ी सी कैद के अंदर इनकी पी बोल जाती है। लेकिन ये कहां से आ गया? आउट ऑफ द सिलेबस आ गया। पहले आपको बताया था कि इमरान खान आउट ऑफ द सिलेबस आ गया, और जो आउट ऑफ द सिलेबस इनके सामने शख्सियत आकर खड़ी हो गई है, उसका कोई जवाब अब इनके पास मौजूद नहीं है। नाज़रीन, इस वक्त जो सहाफ़ी हुकूमत के नहीं बल्कि एस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब है और एस्टेब्लिशमेंट से लाइन लेते हैं, अगर आप गौर करें तो गुज़िश्ता चंद दिनों से वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब के साथ मुज़ाकरात कामयाब हो सकते हैं इस सूरत में कि वो थोड़ा सा पीछे हट जाएं। बल्कि इमरान खान साहब को ये कह रहे हैं अगर वो आवाम से मोहब्बत करते हैं तो थोड़ा पीछे हट जाएं, अगर वो पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं तो थोड़ा पीछे हट जाएं। इमरान खान साहब मुल्क की खातिर थोड़ा पीछे, उनको ये समझ आ गई है कि अपनी आज़ादी के लिए तो ये आदमी पीछे हटने वाला नहीं है। तो अब इसके ऊपर दबाव डालोगे अवाम की खातिर हट जाए, तो अवाम की खातिर तो वो डट कर खड़ा है। अब मामला ये है कि सब ये चाहते हैं कि इमरान खान साहब कुछ एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए, कभी वो टाइम पीरियड 6 महीने तक भी आ जाता है, कभी 2 साल तक चला जाता है, कभी 1 साल तक चला जाता है, वो वेरी करता रहता है। लेकिन सब ये चाहते हैं कि इमरान खान साहब जब बाहर निकले तो कुछ अरसे के लिए वो हुकूमत गिराने की किसी भी तहरीक का हिस्सा ना बने, ना किसी तहरीक को शुरू करें, और इमरान खान साहब हुकूमत को फ्री हैंड दें और उन्हें काम करने दें। हालांकि ये हुकूमत जब तक रहेगी पाकिस्तान की इकॉनमी को बर्बाद करेगी, क्योंकि मेरे पास एक और डाटा है साल 2024 का, और 2024 के साल में आपको पता है पीडीएम सरकार रही है, यही वाली हुकूमत। तो इन्होंने जो कर्जा लिया ना इस साल, वो 3,919 अरब का कर्जा लिया है। 3,919 अरब का कर्जा इन्होंने लिया है। इसको अगर आप 365 पे तकसीम करें ना, तो ये पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत की बात मैं कर रहा हूं। हालांकि तालीम, हेल्थ, ट्रांसपोर्टेशन, लॉ एंड ऑर्डर, बेशुमार चीजें जो है सूबे अपने खुद चलाते हैं, वो खर्चा अलग है। वफाक ये खर्चे नहीं उठाता। वफाक की दाखिला पॉलिसी, खारजा पॉलिसी, दिफा पॉलिसी, कुछ और चीजें, इसके अलावा वफाक कुछ नहीं। और लोग जो टैक्स देते हैं वो पैसा अलग है। अब आप ये देखें कि वफाकी हुकूमत का जो बटुआ है उसके अंदर पाकिस्तानी बेशुमार पैसा डाल रहे हैं रोजाना। इन्होंने हमसे इजाफी टैक्सेस लिए IMF के कहने के ऊपर। पेट्रोल महंगा कर दिया, घी महंगा कर दिया, आटा महंगा कर दिया, दालें महंगी कर दी, सेल टैक्स महंगा कर दिया, टैक्सेस इन्होंने बढ़ा दिए, शरह सूद इन्होंने बढ़ा दी। इन्होंने हर चीज को बढ़ाते बढ़ाते बिजली और गैस की कीमतों में होश रबा इजाफा करके इन्होंने पाकिस्तानी अवाम का खून निचोड़ दिया। अब इतना पैसा इनके बटुए में गया है, लेकिन उसके बावजूद इनको और पैसा चाहिए। तो और पैसा इन्होंने दुनिया का महंगा तरीन कर्जा लिया है, और इस दफा 3,919 अरब रुपए का कर्जा इन्होंने इजाफा किया है 2024 में। अगर आप इसको 365 पे तकसीम करना, तो ये हुकूमत अवाम का खून निचोड़ने के बावजूद रोजाना 11 अरब रुपए का कर्जा ले रही है। इस्लामाबाद के 27 किलोमीटर के ऊपर जो हुकूमत बैठी हुई है ना, ये 11 अरब रुपए का रोजाना कर्जा ले रही है। अवाम का खून अलहदा निचोड़ रही है। अरबों रुपए अवाम से ले रहे हैं, अरबों रुपए का कर्जा ले रहे हैं, लगा खा रहे हैं। वहां पे पारा चनार के अंदर बच्चे शहीद हो रहे हैं, उनके पास दवाइयां नहीं है, उधर दवाइयां ये पहुंचा नहीं सक रहे, लगा कर रहे हैं। मुझे तो लगता है ये पैसा खर्च हो रहा है इनकी अयाशियों के ऊपर या कमीशनों के ऊपर, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जितने बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट थे वो सारे तकरीबन बंद कर दिए गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा से लेकर कराची तक बहुत सारे ऐसे मनसूबे जो अवामी फलाई मनसूबे थे, उन मनसूबों को रोक दिया गया है। तो ये इतना अरबों रुपया ये हुकूमत जो इकट्ठा कर रही है, ये लगा कहां रही है? कहीं आपको ग्राउंड पे नजर आ रहा है ये पैसा लगता हुआ? ये इनकी अयाशियों और अल्ले तल्लों के ऊपर ये पैसा खर्च हो रहा है। ये दुनिया के अंदर जो चक्कर लगाते फिर रहे हैं, उन चक्करों के ऊपर ये पैसा खर्च हो रहा है। 11 अरब रुपए रोजाना का कर्जा कौन लेता है? और ये वो इजाफी पैसा है जो रोजाना ये खर्च करने के लिए ले रहे हैं। जो दूसरा पैसा है जो अवाम से ये निचोड़ रहे हैं, वो अलग इनकी जेबों में जा रहा है, और ये सारा पैसा वापस भी पाकिस्तान के अवाम ने ही करना है। नाज़रीन, 2024 का जिक्र हुआ तो फिर मैं 3 तारीखें आपको बताता हूं। 3 ऐसे फिगर हैं 2024 में जिन्हें कई दहाइयों तक भुलाया नहीं जा सकेगा। ये नहीं आपके बहुत साल गुजर जाएंगे, लेकिन ये 3 फिगर आप भूल नहीं सकेंगे जो 2024 में सामने आए।